Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. This is Abhishek Sharma, Faculty of Physics, ready with the next lecture of 12th lecture series, Chapter 1st, Electric Charges and Field, and today we will discuss the application of Gauss Law. गॉस लॉ की चार एप्लीकेशन, बेसिकली तीन चार एप्लीकेशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. होलो और सॉलिड में एक जैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि अगर कंडक्टर होता है तो सॉलिड भी है तो उसके इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता है. जब हम उसे चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है. तो अगर सॉलिड स्फीयर भी आप ले रहे हैं तो चार्ज उसे आप देंगे तो वो सरफेस पर आ जाएगा, और होलो स्फीयर है तो चार्ज वो सरफेस पर ही रहेगा. तो दोनों सेम ही प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम सेम तरह से फाइंड कर सकते हैं. तो हमने एक स्फीयर माना है, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा ली है. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों ली है और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? पहले ये तीन चीजें मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ शॉर्ट में. लैम्डा, सिग्मा और रो. लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी. अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या कहें ऐसी शेप है जिसमें केवल लाइन है, केवल एक वायर कह सकते हैं आप, अगर केवल एक वायर है जिसकी ना ब्रेथ है ना हाइट है, तो इस टाइप के किसी भी इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है, किसी भी लेंथ का हो सकता है. अगर आप उसे चार्ज दे रहे हैं तो उसमें जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या है? उसकी लेंथ में इक्वल लेंथ में इक्वल चार्ज आए, यानी इक्वल पोर्शन में इक्वल चार्ज आए. तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीन टर्म आती हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो. लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल. पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज जाएगा वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी. सिग्मा है क्यू अपॉन ए. पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज जाएगा वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी. और रो है क्यू अपॉन वी. पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज जाएगा, अगर सरफेस एरिया होगा, जैसे कोई प्लेट हो सकती है या यही है, आपने सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, होलो स्फीयर, तो केवल उसमें सरफेस पर ही चार्ज जाएगा, इनसाइड तो जाएगा नहीं. तो वॉल्यूम लेने का कोई मतलब नहीं होता. वॉल्यूम अगर कोई 3D शेप है, जैसे कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अब आगे पढ़ेंगे तो उसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जहां वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे. तो यहाँ हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है सिग्मा, और वो क्यू अपॉन ए, और स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr². ये जो मैंने अंदर जो स्फीयर शो किया है आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, ये हमने माना हुआ है. इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो इसकी वजह से हम तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. एक पॉइंट अगर हम माने इसके बाहर, एक हम माने इसके सरफेस पर, और एक माने इसके इनसाइड. तो पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट. पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर. पॉइंट पी स्फीयर के बाहर है. तब जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या है? आपने डिस्टेंस ली है पॉइंट पी की, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो उस केस में स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा नेचुरली. तो फ्लक्स थ्रू डीए आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, देखिए लैंग्वेज उसी तरह से लिखते हैं जैसे पहले आप लिखते आए हैं. तो हमने यहाँ डीए एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लिया. उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओ पॉइंट पर जो यहाँ पर चार्ज रखा है उसे आप ये मान सकते हैं कि वो ओ पर सेंटर्ड है. तो ओ से इसकी जो डिस्टेंस है आर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी. तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ई नॉट और डीए. तो इससे पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो होगा ई नॉट डॉट डीए, यानी ई नॉट डीए कॉस 0, ई नॉट डीए. तो फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, अगर हम होल सरफेस से फ्लक्स निकालें तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ई नॉट डीए. ई नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डीए ई नॉट इज इक्वल टू 4 ई नॉट इंटू 4πr². जो अब आपको स्फीयर कौन सा लेना है? बाहर वाला. ये आपने गॉसियन स्फीयर की इमेजिनेशन की है पॉइंट पी के अराउंड. हमने गॉसियन स्फीयर को इमेजिन किया है. गॉसियन स्फीयर क्या होता है? हाइपोथेटिकल सरफेसेस जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मानते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम यूज करने के लिए, जिन्हें हम सपोज करते हैं. तो यहाँ पर हमने स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर माना हुआ है, उसमें हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए लिया था. तो ये हो गया ई नॉट इंटू 4πr². इक्वेशन लेकिन गॉस लॉ से फाई कितना होता है? फाई होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट. तो इस सरफेस के लिए चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? जो इस सरफेस के लिए है,
क्योंकि इसमें अपना तो कोई चार्ज है नहीं, जो इसका चार्ज है वही इसने एनक्लोज किया हुआ है, तो इसे हमने चार्ज माना था, क्यू दिया है, तो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करें, दोनों ही फाई की वैल्यू है तो इक्वल रख सकते हैं। ये हो जाएगा ई नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई नॉट नहीं है, सॉरी, ये ई ओ है। ई ओ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, केवल इतना डिफरेंस करने के लिए बना दिया मैंने ई ओ। तो यहां से ई ओ आ जाएगा अगर आप, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट से आप क्यू की वैल्यू रख सकते हैं क्या? क्यू यहां से कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसे अगर हम यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पी को हम सरफेस पर ले आए, ठीक है, सरफेस पर अगर हम इस पॉइंट पी को ले आते हैं तो क्या चेंज हो रहा है? कुछ चेंज नहीं होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो आप गॉसियन स्फीयर सरफेस जो मानेंगे वो यहीं पर मानेंगे, इसी पर, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल क्या फर्क पड़ेगा, ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो केवल जो हमने 5 और 6 इक्वेशन बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ईओ की, अगर हम उसमें केवल ये चेंज कर दें, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दें, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एट द सरफेस। तो हमने वही काम किया है। इसमें अगर कैपिटल आर रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसमें जब आप कैपिटल आर रखेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो सरफेस पर चार्ज होता है या सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। उसमें आर से कोई मतलब नहीं, कितनी बड़ी रेडियस हो, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पर वो सेम होगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें पॉइंट पी को आप इनसाइड द स्फीयर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, सेकंड इसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट, इसका केस थर्ड, कि अगर पॉइंट पी को हमने इनसाइड द स्फीयर लिया है। अगर इनसाइड द स्फीयर आप पॉइंट पी लेते हैं तो ये देखिए हमने यहाँ पॉइंट पी लिया है स्मॉल आर डिस्टेंस पर, एक डी एरिया इसी तरह से जैसे पहले माना था वैसे ही मानेंगे। तो ई आई और डी ए तो सेम होंगे, लेकिन आप यहाँ पर सिंपल समझ लीजिए मतलब क्या हो रहा है। चार्ज तो आपका सरफेस पर है, इसके अंदर चार्ज क्या है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो ये सब तो सेम रहेगा, जैसे आपने आउटसाइड पॉइंट के लिए किया सेम इनसाइड पॉइंट के लिए करेंगे। लेकिन इनसाइड द चार्ज जीरो है, इनसाइड चार्ज जीरो है, तो फाई भी जीरो हो जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से, तो जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जीरो। यानी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये नेचुरल बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होगी। तो इनसाइड द स्फीयर को अगर कोई चार्ज आप रखते हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता है क्यू नॉट ई। तो चार्ज भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा। अब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉल्व हमने कंडक्टिंग स्फीयर किया, अब हम पढ़ते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि अगर नॉन कंडक्टिंग भी होलो होगा तो वो पहला वाला केस ही होगा। अगर नॉन कंडक्टिंग लिख के देता है और होलो स्फीयर लिख के देता है तो वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, आपको वो सॉलिड वाला ही करना है, लैंग्वेज को बस नॉन कंडक्टिंग कर देना है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर देता है तब चेंज क्या आएगा, तब ये चेंज आएगा कि जो पहले चार्ज केवल वॉल्यूम में सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनसाइड पॉइंट में चेंज आएगा, यहाँ भी आउटसाइड पॉइंट या सरफेस पॉइंट पर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज जो एनक्लोज्ड है, अगर आप या बाहर पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पी पॉइंट बाहर लिया हुआ है, तो इसके इनसाइड जो एनक्लोज जो चार्ज है वो तो इतना ही रहेगा, तब भी चाहे वो सरफेस पर हो जाए या अंदर हो जाए, बात तो एक ही है। तो आउटसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है, जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। देखिए यहाँ हमने स्फीयर रेडियस आर का माना, यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे क्योंकि चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बाकी ये बिल्कुल सेम होगा जैसे उसमें था कंडक्टिंग में, सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ तक सेम आएगा, केवल यहाँ क्यू की जगह आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला रखेंगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, बाकी सिग्मा अपॉन 3 रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पर भी सेम रहेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एनक्लोज चार्ज उसके लिए भी सेम है, तो वो भी ये सेम ही आएगा। स्मॉल आर की जगह आपको कैपिटल आर रखना है, जब इसमें रखेंगे तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये तो
हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड और सरफेस पर। इनसाइड में इसमें चेंज आएगा, वहां इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ एनक्लोज चार्ज कुछ ना कुछ होगा, वहां एनक्लोज चार्ज जीरो था इसलिए वो जीरो हो जाता है। तो अब हम देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड करना है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के। सो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं केस थर्ड की। अगर पॉइंट पी हमने इनसाइड द स्फीयर लिया, अगर पॉइंट पी हमने इनसाइड द स्फीयर लिया है तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। अब हमने पॉइंट पी इनसाइड लिया, इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को। तो इससे जो एनक्लोज चार्ज है वो अब हमने मान लिया क्यू डैश होगा, वो क्यू डैश हम फाइंड कर सकते हैं, अभी हम करेंगे। तो हमने मान लिया पॉइंट पी इज इनसाइड द स्फीयर, तो फ्लक्स थ्रू डी ए कितना होगा, वही ई आई डी ए। इस बार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई आई ले लिया, ई इनसाइड, तो ये वही आ जाएगा ई आई डी ए। होल सरफेस से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ई आई इंटू इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो गॉस लॉ से चार्ज आना था वो आएगा यहाँ पर, क्यू नहीं आएगा, क्यू डैश आएगा, क्योंकि इस स्मॉल स्फीयर से जो अंदर है स्फीयर उससे आपको लेना है, उससे एनक्लोज चार्ज लेना है। तो क्यू डैश क्या होगा अब देखते हैं। क्यू डैश होगा यहीं से, देखो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम। क्यू इज इक्वल टू होता है रो इंटू वॉल्यूम, तो क्यू होगा, रो तो हमने पहले माना हुआ था, तो रो इंटू वी डैश। रो क्या है, क्यू अपॉन वी, जो आपने एक्चुअल स्फीयर लिया उसका वॉल्यूम। वी क्या है, जो हमने स्फीयर माना है कैपिटल आर रेडियस का, तो उसकी जगह हमें रख देंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्यू डैश की वैल्यू आ गई क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इसे आप पुट कर देंगे जब यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। 3 और 4 को हमने कंपेयर किया, ये आ गया ई आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्यू डैश की जगह हमने वैल्यू रख दी क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर से 3 पावर 2, 1 पावर कम 2 पावर कम हो जाएंगी इसकी, तो ये बचेगा क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब इसमें अगर हम क्यू की जगह वही वैल्यू रख दें यहाँ से रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो ये सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में आ जाता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। 2 इसकी एप्लीकेशन और हैं, लीनियर चार्ज से और प्लेट से, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको जो भी डाउट्स हैं, आपको कोई क्वेरी है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग एंड keep liking and sharing our video to your friends. It will be very useful for them. Thank you very much.